जय हिंद। सवाल 30 के जीएस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी देखे और अब इकोनॉमिक्स पढ़ने का शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन वर्ड सुनते ही अपने दिमाग में कुछ टर्म्स चलना चाहिए। इन्फ्लेशन का हिंदी होता है मुद्रास्फीति। होता क्या है इसमें, तो ध्यान देंगे कि जब भी इकोनॉमिक्स की बात होगी तो दो चीज़ों पे वो डिपेंड होके काम करेगा। एक गुड्स यानी वस्तु और दूसरा मनी अर्थात मुद्रा कहें, पैसा कहें, धन कहें, जो भी कह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक्स की बात आई है तो उसमें कुछ चीज़ें खरीदने की होगी, कुछ चीज़ें बेचने की होंगी। तो खरीदने और बेचने का सबसे बड़ा माध्यम कौन होगा? खरीदना है तो हम कुछ वस्तु खरीदेंगे और किससे खरीदेंगे? पैसे से। कभी क्या होगा कि उस वस्तु का दाम हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। वही वस्तु 1 केजी चीनी का दाम कभी 40 रुपये हो जाएगा और कभी 30 रुपये हो जाएगा। तो हम क्या समझेंगे? तो समझने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे। एक, हम कहते हैं चीनी का दाम सस्ता हो गया। ठीक। दूसरा, हम अपने टर्म में ये कह सकते हैं जब चीनी सस्ती हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पैसे का वैल्यू बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कम पैसे देने पर अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है और ज़्यादा पैसे देने पर अमाउंट कम मिल रहा है। दो चीज़ें कहने का तरीका हो सकता है। कभी आपको 30 रुपये केजी चीनी मिलता हो, 40 रुपये का मिलता हो, और कभी यही 1 केजी चीनी मिलता हो 40 रुपये में। ठीक है, और 1 केजी चीनी मिलता हो 30 रुपये में। तो यहाँ कम पैसे देते रहे आप और सामान 1 ही केजी मिल रहा है। यहाँ पैसा आपका ज़्यादा हो गया लेकिन सामान उतना ही है। तो हम मुद्रास्फीति के तहत आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है यहाँ पे। यहाँ पैसा आप ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पैसा कम दे रहे हैं। ध्यान देंगे आप कि यहाँ आपके पैसे की वैल्यू अगर कमज़ोर हुई होगी तभी तो उतना ही सामान मिल रहा है, और यहाँ पैसा कम दे रहे हैं फिर भी उतना ही सामान मिल रहा है, यानी कि यहाँ पैसे का वैल्यू आपका स्ट्रांग है। आप बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आप कोई बात कहते हैं और सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ठीक, एक विधायक आके वही बात कहता है और सुनने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वजह क्या है? कि उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और आपका मार्केट वैल्यू कम है। ठीक उसी तरीके से अगर पैसा कम देना पड़ेगा और सामान ज़्यादा मिलेगा तो पैसे का मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और अगर पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा सामान कम मिलेगा तो क्या समझेंगे? पैसे का जो मार्केट वैल्यू है वो कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, और यही चीज़ हम इन्फ्लेशन के दौरान समझेंगे भी। जैसे हमारा पहला टर्म है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। ठीक है, तो मुद्रास्फीति है क्या? तो मुद्रास्फीति के दौरान देखिए, मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन आपके सामने लिख रुका है। टू मच मनी चार्जिंग फॉर वेरी फ्यू गुड्स, यानी कि कुछ वस्तुओं के लिए, थोड़ी बहुत वस्तुओं के लिए जब हम बहुत ज़्यादा पैसा चुकाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम क्या समझेंगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन है। तो मुद्रास्फीति क्या है? उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो हम इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? कैसे पता चलेगा कि मुद्रा का मूल्य घट गया है, वस्तु का मूल्य बढ़ गया? इसके 2-3 केसेज हो सकते हैं। जैसे ध्यान दें, हम कल तक 30,000 रुपये की सैलरी पे काम कर रहे थे। ठीक, हमारा खर्च जो था वो 30,000 के अकॉर्डिंग चल रहा था। ठीक, हुआ क्या कि अगले महीने हमारे बॉस ने खुश होकर और हमारा सैलरी दुगना कर दिया। ठीक है, जब हमारा सैलरी दुगना हो गया तो अब जो सामान हम कभी जब 30,000 रुपये मिल रहे थे तो हो सकता है कि हम अपने खर्च को किफ़ायती तरीके से खर्च कर रहे थे। ठीक, हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को कम कम करके खरीदते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास 60,000 रुपया आया, हम क्या करेंगे? जो चीनी हमें 40 रुपये किलो मिल रहा था वो चीनी हम 50 रुपये भी कर देंगे और हमको महंगा नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, और जब इनकम बढ़ जाएगा,
जब इनकम बढ़ जाएगा तो आपकी जो डिमांड की कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड डिपेंड करता है किस पे, आपके इनकम पे। पैसा अधिक है तो आप बहुत महंगे कपड़े पहनेंगे, पैसा कम है तो आपको सस्ता कपड़ा भी महंगा लगेगा, ठीक। तो आपका डिमांड डिपेंड करता है आपके इनकम पे। अब इनकम क्या है कि जैसे ही आपका पैसा आपके पास ज़्यादा आने लगा, ठीक है, तो आपका जो खर्च है उसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात आपके पास जो पैसे की वैल्यू पहले थी उसके तुलना में अब उसका महत्व क्या हुआ, कम हो गया, ठीक। और उसी को हम क्या समझेंगे, इन्फ्लेशन। इसको आप दैनिक जीवन से रियल तरीके से सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनकम बढ़ने पे हमारा डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड की तुलना में इनकम हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में हैं, ठीक है। और जब भी पैसे एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो पैसे का महत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे हम 5-6 रुपया महीना कमाते हो और बेटा हमसे 100 रुपया मांग दे तो हम देने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। 10,000 रुपये कमाते हो या 20,000 कमाते हो, 100 रुपये मांग दे आराम से दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या हमारे साथ, वहाँ पर ये है कि हमारे लिए उस 100 रुपये का महत्व कम है। और क्यों कम है, क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है। तो ध्यान देंगे कि जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है। क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। मार्केट में मनी की लिक्विडिटी ज़्यादा। अब मनी की लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जैसे ध्यान देंगे आप कि आप बैंक गए, ठीक, बैंक से आपने लोन लिया। बैंक ने एक योजना निकाला कि हर कोई यहां से 60-60 हज़ार रुपये का लोन ले जा सकता है बिना किसी गारंटी के, और सबको 60-60 हज़ार रुपये का लोन बांट दिया, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सबके पास पैसा हो जाएगा, और जब पैसा हो जाएगा तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पैसा हम भी सामान खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा आप भी सामान खरीद सकते हैं। अब जैसे ही सबकी परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी या परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो जो आम मार्केट में 30 रुपये केजी था, ठीक है, उससे अगर सामने वाला 40 रुपये केजी भी दे रहा हो तो हम खरीदने के लिए क्या होंगे, कैपेबल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि वो पैसा हम ले जाके मार्केट में खर्च कर दिए, दुकानदार को दे दिए, दुकानदार के माध्यम से चारों तरफ मार्केट में पैसे फैल गए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को बढ़ना। लिक्विडिटी का हिंदी होगा यहाँ पे तरलता। अर्थात मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात लोगों के पास, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा उस स्थिति में भी डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो पैसे का वैल्यू क्या होगा, धीरे 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 कम होने लगेगा, और यही कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन का। तो हम अपने शब्दों में समझने के लिए यह भी कह सकते हैं कि जब डिमांड बढ़ेगा, सामान्यतः शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब भी डिमांड बढ़ेगा, हम ये समझ सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन का संकेत हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिमांड तभी बढ़ेगा जब हमारे पास इनकम बढ़ेगा, ठीक है, और इनकम का बढ़ना इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, ध्यान देंगे आप कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, ठीक है, यानी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ध्यान देंगे। जैसे कि आपके गांव में कोई कंपनी लग गई, ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति का कारण, मुद्रास्फीति का कारण, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो ध्यान देंगे कि आपके गांव में कोई कंपनी लग गई, ठीक है, तो जैसे ही कंपनी लगेगी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा। अब जैसे ही प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को करेगा कौन, हमें इसके लिए आदमी चाहिए, तो आदमी जैसे ही आएगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, हमको वहां पे आदमी नियुक्त करना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे आप कि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट होगा यानी जैसे ही रोजगार होगा, हमें क्या होगा,
इनकम, यानी कि कोई भी काम करेगा तो उसको कुछ पैसा पे करना होगा, यानी कि इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इनकम बढ़ेगा तो वो आदमी क्या करेगा, जब पैसा कमाएगा तो मार्केट की तरफ भागेगा। ठीक है, यानी पैसे को खर्च करना चाहेगा, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ ही क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपने देखा प्रोडक्शन जैसे ही शुरू हुआ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और एम्प्लॉयमेंट जैसे ही आया लोगों के पास इनकम आया, और इनकम जैसे ही आया एक्सपेंडिचर बढ़ा, और एक्सपेंडिचर का बढ़ना क्या है, यानी कि खर्च ज़्यादा करने लगे हम। यानी कि क्या हुआ, जैसे ही एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हमने अपना डिमांड बढ़ा लिया, क्योंकि पैसा है तो हम खर्च कर रहे हैं किस चीज़ पे, वस्तु पे, तो हमने अपना डिमांड बढ़ा लिया। ठीक है, और डिमांड का बढ़ना क्या कहलाएगा, मार्केट में अब पैसा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात मार्केट में पैसे की क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी। और जैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, जैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है, पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही पैसे का वैल्यू कम होगा, कारण किसका हो जाएगा, इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी होगा एम्प्लॉयमेंट, और जैसे ही रोजगार मिलेगा तो रोजगार क्या करेगा, आदमी को पे करेगा ना उसका वेजेस, तो जैसे ही उसके वेजेस मिलेंगे उसको, तो उसके पास पैसा, इनकम का स्रोत हो जाएगा, और जैसे ही उसके पास पैसा आया उसको वो खर्च करने के लिए किधर जाएगा, मार्केट की तरफ, और मार्केट में जा करके क्या करेगा, पैसे को खर्च करना चाहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सबको रोजगार मिल गया तो सब मार्केट की तरफ भागेंगे, सब अपने पैसे को खर्च करना चाहेंगे, और एट ए टाइम मार्केट में सामान तो नहीं बढ़ जाएगा। ठीक, तो सबको जब एक ही चीज़ खरीदना चाहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ का डिमांड हाई हो जाता है तो उस स्थिति में उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है, और वस्तु का दाम बढ़ने का मतलब क्या, कि वस्तु का महत्व बढ़ गया, लेकिन आपके पास जो पैसा था उसका महत्व कमजोर हो गया, तभी तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और कम सामान मिलता है। ठीक, तो जैसे ही एक्सपेंस करना चाहेंगे तो वो पैसा जाके मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट में जैसे ही पैसे की लिक्विडिटी होगी, यही कारण है किसका, इन्फ्लेशन का। ठीक, तो इन्फ्लेशन क्या है, तो हम अपने शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन वो प्रक्रिया है जिसके दौरान हम कोई सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चुकाते हैं और सामान उसके अपेक्षाकृत कम मिलता है, कारण है इन्फ्लेशन का। या फिर अपने शब्दों में कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा डिमांड बढ़ जाए, जब हमारी परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो वैसी स्थिति इन्फ्लेशन को जन्म देती है। ध्यान देंगे, हम लोग इन्फ्लेशन देख रहे थे। ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान एक पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे नोट करके, कि इन्फ्लेशन के दौरान मैंने जो बात कहा कि होता क्या है, कि इन्फ्लेशन के दौरान मनी की लिक्विडिटी कहें या फिर अवेलेबिलिटी कहें, ठीक है, यानी इसका उद्देश्य ये होता है कि मार्केट में पैसा का प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, ठीक, लोग सामान खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे, और जैसे ही सामान खरीदने के लिए टूटेंगे तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगा, मार्केट में कम पड़ जाएगा। ठीक, और यही कारण होगा कि जैसे ही वस्तु कम पड़ेगा लोग अपना रेट क्या करेंगे, उसका हाई कर देंगे, और उसके बावजूद भी लोग खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास उनकी परचेजिंग कैपेबिलिटी हाई है। ठीक है, और यही वजह है कि मार्केट में वस्तु महंगा हो गया। ठीक, आते हैं इसी चीज को ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास काफी मात्रा में पैसा है, तो जब हमारे पास काफी मात्रा में पैसा है तो हमारे लिए पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। कोई सामान अगर महंगा भी मिल रहा हो तो उसे हम खरीदने के लिए आसानी से कैपेबल है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति जब होगी कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास उस पैसा का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, यानी हमारे लिए उस पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। उस स्थिति में वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीद पाएंगे। ठीक है, तो वस्तु की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट से
वस्तु क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जब सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीदा जाने लगेगा, तो मार्केट से वस्तु एकाएक क्या हो जाएगा, गायब होने लगेगा। और जैसे ही मार्केट से लगेगा कि वस्तु गायब हो रहा है, लोग क्या करेंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला वस्तु खरीदने के लिए कैपेबल है, तो वो उसके रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो उस स्थिति में वस्तु का रेट क्या होगा, हाई होगा। तो इन्फ्लेशन के दौरान व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, ठीक, मार्केट में क्या असर पड़ेगा, वस्तु कम हो जाएगा। व्यक्ति के पास पैसे का महत्व नहीं रह जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, मार्केट में वस्तु का दाम क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और यही इन्फ्लेशन का मेन मूड है, ठीक है। यहां पे उसी चीज को मैंने नोट करके लिखने का प्रयास किया। ध्यान देंगे कि मुद्रास्फीति के दौरान जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उसका परचेजिंग पावर यानी सामान को खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति, क्रय शक्ति कहें, क्रय क्षमता कहें, ठीक है, वो क्या होगा, परचेजिंग पावर की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब उसकी एबिलिटी बढ़ेगी तो वो पैसे को मार्केट की तरफ लेकर के जाएगा और मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लिक्विडिटी कहें या फिर अवेलेबिलिटी कहें, ठीक है, दोनों मार्केट में क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी पैसा मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। और जब मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो वस्तु को खरीदने के लिए ही बढ़ेगा, वस्तु ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाने लगेगा और यही कारण होगा कि मार्केट में मनी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? मैं देखिए मार्केट में पैसे का बढ़ना और मनी के वैल्यू का कम होना, दो टर्म यूज कर रहा हूँ और दोनों दो चीज़ें हैं। पैसे का बढ़ना मतलब कि मार्केट में आज अगर 2 लाख रुपए है तो कल 4 लाख रुपए हो गया। मार्केट में पैसे के वैल्यू का घटना का मतलब कि जो चीनी 30 रुपए केजी मिल रहा था अब वो 40 रुपए केजी मिलने लगा, तो सामान कम मिल रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, मतलब पैसे का महत्व कम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने प्रयास किया वो सफल रहा होगा और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए कि यह जो इन्फ्लेशन है वो एरिया वाइज डिपेंड करता है, आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अर्थात हमारे भारत में इन्फ्लेशन का कारण कुछ और हो सकता है और अमेरिका में इन्फ्लेशन का कारण कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, तो जिस साल बहुत बढ़िया फसल हो गया, सारे किसानों के पास पैसा, वो पैसा लेकर के मार्केट की तरफ दौड़ेंगे, मार्केट में पैसे खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा और पैसे का महत्व कम हो जाएगा, देश में इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, अर्थात मुद्रास्फीति हो गई। लेकिन यही बात हम एक ऐसे कंट्री की करें जो इंडस्ट्री बेस्ड हो, ठीक है, तो वहाँ इन्फ्लेशन का कारण दूसरा हो सकता है और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का कारण दूसरा हो सकता है, ठीक है। जैसे एक बात आप और भी ध्यान देंगे, हालांकि आपको सुनने में उल्टा टाइप से लग रहा होगा इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति होती है, वस्तु का दाम जब बढ़ रहा है तो कैसे पैसा का पावर बढ़ रहा है या घट रहा है, जो कुछ भी, ठीक। लेकिन आप उसको अगर रियल 2-3 बार सोचेंगे, इस चीज़ को इम्प्लाई करने का कोशिश करेंगे तो आपको ये बात शब्दशः समझ में आने लगेगा और इकोनॉमिक्स से कितना मज़ेदार टॉपिक हो जाएगा आपके लिए कि ईजिली आप हर चीज़ को रिलेट करके आंसर लगा लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप रट नहीं सकते। जैसे एक वर्ड आता है डिस्ग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। कैसे? कि जैसे देखिए भारत में इन्फ्लेशन का कारण क्या है, पहले वो समझते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 68% लोग गांव में रहते हैं, ठीक, और लगभग 60% लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या है कि वो हमारा कृषि मॉनसून पे डिपेंडेंट है। किस पे? मॉनसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जिस साल मॉनसून अच्छा आया, खेती अच्छी हुई, ठीक है, और हमारे पास पैसे आ गए ठीक ठाक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मॉनसून कम आए, लेट से आए, या फिर इतना ज़्यादा आ जाए कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाए, ठीक। यानी कि जिस वर्ष
मॉनसून की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को क्षति हो जाती है। तो उस साल क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गांवों में किसान हैं, जितने भी लोग लग करके काम तो किए, लेकिन आमदनी सबके बराबर नहीं आया। जैसे खेत में 5 किसान काम कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट में फसल आए तो प्रॉफिट सिर्फ 1 किसान के बराबर ही आया। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि जो 4 लोग उसमें काम किए वो काम करते हुए भी बेरोजगार समझे जाएंगे, ठीक है। और वही 4 लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहे जाते हैं, अर्थात डिस्गोइस अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात प्रछन्न बेरोजगारी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि प्रछन्न बेरोजगारी क्या है, ठीक है। इसे आप लिखना चाहें तो मैं लिखा भी देता हूं उससे। अब आप ध्यान देंगे कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, जिसमें ये कारण हो सकता है। कैसे होगा ये कारण वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। कि यहाँ से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो भी आगे चल करके इन्फ्लेशन का कारण होगा, कैसे, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि भारत में, जैसा कि मैंने कहा कि 68% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि कोई भी डेटा आपको अगर दिया जाता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है या कुछ भी, तो वो जनगणना के आधार पर दिया जाता है, और वो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। हम आपको जनगणना चैप्टर एक आएगा, वो पूरा आपको इसके क्रम में पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें पता चला है कि भारत में 68% लोग आज भी गांव में रहते हैं। बाकी जो बच गए 32% वो कहाँ रहेंगे? शहर में, ठीक। और भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% लोग खेती करके अपना जीविका चलाते हैं, यानी कृषि पर आधारित है। उनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है, उसी के बल पे चलता है उनका काम, ठीक। ध्यान देंगे, सबसे बड़ी समस्या की ये बात है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और वो कृषि राम भरोसे है, यानी भगवान पानी दे तो काम होगा, नहीं दे तो नहीं होगा, ठीक। अब होता क्या कि वो कृषि मानसून पे आधारित है, और हम लोग प्रकृति के साथ बहुत सारा प्रेम भी कर रहे हैं, रोज पेड़ काटे जा रहे हैं और नेचर के अगेंस्ट हम जाते जा रहे हैं। तो नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो मानसून टाइम पे आएगा नहीं, और यही होता है कि अगर मानसून समय पर नहीं आया तो ये जो 60% लोग हैं वो क्या होंगे? उनकी कृषि खराब, तो ये बेरोजगार, ठीक। अब कितनी भी अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही हो और एकाएक 60% लोग की स्थिति डगमगा जाए, तो वैसी स्थिति में भारत का एक बहुत बड़ा जनसंख्या क्या होगा? बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार होगी, जैसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार होगी तो क्या होगा? भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चरम सीमा पे हो जाएगा। और इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मॉनसून या सीजनल बेरोजगारी कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि मॉनसून बेरोजगारी या फिर सीजनल बेरोजगारी क्या है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, फिर आगे एक वर्ड मैंने आपसे यूज किया था प्रछन्न बेरोजगारी का। प्रछन्न बेरोजगारी क्या है? कि जैसे 60% लोग, यानी कि 100 में 60 लोग कृषि पर आधारित थे, उनकी जीविका अच्छी चल रही थी, लेकिन इस वर्ष वर्षा कम हुई, ठीक है। और ये जो कृषि 60% लोगों को 4-4 हज़ार रुपए का रेट से, ठीक, हर किसी के हिस्से में 4-4 हज़ार रुपए पड़ रहा था। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, इतना पैसा हो गया। नॉर्मली जब इनकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी तो इतना पैसा आ रहा था। मॉनसून खराब होने की वजह से, ध्यान देंगे, मॉनसून खराब होने की वजह से इस बार जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आया, ठीक है। यानी 1,20,000 ही आया, जो 2,40,000 आ रहा था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर सबका हिस्सा 2-2 हज़ार हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं,
एक व्यक्ति का जो जीविका चलने का साधन था वो कितना था, 4000। तो अब जैसे देखिए कि अब अगर इस पर 4000 का रेशियो हम मिलाते हैं तो 30% मात्र जनसंख्या है जिसके लिए ये अवेलेबल है पैसा, ठीक। लेकिन काम तो टोटल 60% लोगों ने सबने मिलकर किया था, लेकिन आमदनी कितने लोगों के लिए हुई, सिर्फ 30% लोगों के लिए, यानी इसका आधा, ठीक है। तो बाकी जो 30% लोग थे वो भी तो काम किए थे, बाकी जो 30% लोग थे वो भी तो काम किए थे, लेकिन ये 30% लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में बेरोजगार कहे जाएंगे। काम करते हुए भी ये बेरोजगार कहे जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों के बराबर ही हुई, ठीक। और यही 30% लोग जो बाकी के बच जा रहे हैं वो क्या कहे जाएंगे, बेरोजगार कहे जाएंगे। तो 60% में से 30% लोग काम वाले हो गए, और जो 30% हुए वो काम करते हुए भी बेरोजगार कहलाए। और यही बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर इसी को इंग्लिश में डिस्ग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे एक बात और भी ध्यान देंगे कि जब भारत का कृषि मॉनसून पे आधारित है कि मॉनसून आया तो काम होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, तो ये सिलसिला चलते रहता था। किसी साल मॉनसून अच्छा हुआ तो सबका काम चलता था, और किसी साल मॉनसून खराब हो गया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो जाता था, देश की इकोनॉमी खराब हो जाती थी। इस इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए हुआ क्या, तो हुआ ये कि जो उस समय की गवर्नमेंट थी, 2005 की बात है, उस समय की गवर्नमेंट ने एक काम करा, एक रोजगार का प्लान लेकर के आया जिसको नरेगा के नाम से जाना गया, ठीक है, जिसको नरेगा के नाम से जाना गया। और मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट में मुझे बताएं नरेगा का फुल फॉर्म, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क ही समझिए, चाहे आपको पता हो तो भी, नहीं पता हो तो भी, जितना इंफॉर्मेशन आपको पता हो ढूंढ करके कमेंट में लिखें, मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इस नरेगा के तहत 2005 में किया गया कि वैसे क्षेत्र जो कृषि पर आधारित हैं, ठीक, वैसे क्षेत्रों में साल में 100 दिन का काम उनको देने का प्रावधान किया गया कि आपको 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, यानी कृषि आपका है वो चलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा 100 रोज का आपको रोजगार दिया जाता है, ठीक। आगे चलकर यही 2009 में मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया, वो चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये कैसे हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन का कारण बनता है। तो जैसे ही 100 दिन का रोजगार सबको मिल गया, अब सबके पास सुबह काम किया, शाम को पैसा आया, वो पैसा लेकर क्या करेगा, खर्च करना चाहेगा, अपने ज़रूरत की सामान खरीदना चाहेगा, और वो पैसा लेकर के पहुंचा कहाँ, बाजार में, ठीक है। वो पैसा लेकर के कहाँ पहुंचेगा, बाजार में। तो इस तरह से जब सबको रोजगार मिल गया तो सब पहुंचेंगे कहाँ, बाजार में, और जब सब पहुंचेंगे बाजार में तो सामान सबको खरीदना है, सब मार्केट में पैसा लेकर के पहुंचे, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो मार्केट में फिर से एक बार पैसे की अवेलेबिलिटी या फिर लिक्विडिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। और जैसे ही मार्केट में पैसा बढ़ा, सामान का दाम क्या करेगा, दुकानदार बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि सामान तो एक लिमिटेड स्टॉक में रहेगा, ठीक। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, वस्तु महंगा होगा, ठीक है। तो आप ये कतई नहीं सोचेंगे कि इन्फ्लेशन का सेंस गरीबी या अमीरी से, बेरोजगारी से या फिर इस तरीके की चीज़ें से। आप गरीब हैं या अमीर हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर जाके आप सोचेंगे तो इन्फ्लेशन आपको ठीक उल्टा समझ में आएगा। इन्फ्लेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखें कि किसी भी तरीके से अगर मेरी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक, और मैं उस पैसे से, जब मेरे पास पैसा ज़्यादा हुआ तो उस पैसे की वजह से मैं अपना डिमांड बढ़ाऊंगा, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। एक वर्ड और भी आता है, डिमांड
पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, उसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत में इन्फ्लेशन का एक कारण तो मैंने आपको नरेगा बताया, और भी कौन कौन से कारण हो सकते हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन के, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको आराम से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आपको समझ में आने लगा तब तो लिंक करके पढ़ना शुरू करेंगे आप, लेकिन शुरुआत हो सकता है एक दो वीडियो ठीक आपको उल्टा लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कसम खा लेना है कि नहीं मुझे पूरा वीडियो 2 बार देख जाना है। फिर उम्मीद, यकीन मारिए मेरी बात का, आपको भी हमारी तरह ठीक से इकोनॉमिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।